स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल स्क्रैच माइंड में। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को 3 मार्च 2021 के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न होंगे उन सारे प्रश्न को मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। अभी हाल ही में इसरो ने ब्राज़ील के अमेजोनिया 1 मिशन को लॉन्च किया है। तो आप लोगों को बताना है कि जो ब्राज़ील का अमेजोनिया 1 मिशन है इसे किस यान से लॉन्च किया गया है। तो इसे PSLV C51 यान से लॉन्च किया गया है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो अभी हाल ही में दोस्तों PSLV C51 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से 28 फरवरी 2021 को लॉन्च किया गया है और इसके साथ ही साथ 18 अन्य उपग्रह को लॉन्च किया गया है। यह मिशन इसरो की वाणिज्यिक नोडल एजेंसी का पहला समर्पित व्यावसायिक मिशन है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, यह जो मिशन है अमेजोनिया 1 यह इसरो की वाणिज्यिक नोडल एजेंसी का पहला समर्पित व्यावसायिक मिशन है, जिसे न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड भी कहा जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर बात हुआ है अमेजोनिया 1 का, जो कि ब्राज़ील का मिशन है। तो इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। अमेजोनिया 1 ब्राज़ील के नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस रिसर्च का प्रकाशीय पृथ्वी पर्यवेक्षण उपग्रह है। आप लोग याद रखिएगा, जो अमेजोनिया 1 है यह ब्राज़ील के नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस रिसर्च का प्रकाशीय पृथ्वी पर्यवेक्षण उपग्रह है। तो इतनी जानकारी आप लोगों को पता चल रही है। अब दोस्तों यहाँ पर इसरो का भी बात हुआ है। तो इसरो के बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। इसरो है क्या, इसके कौन कौन से लॉन्च व्हीकल हैं और कौन कौन से लॉन्च पैड है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं इसरो के पूरा नाम के बारे में। तो इसरो का पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि भारत की स्पेस एजेंसी है। इसको हिंदी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन भी बोलते हैं। और इसरो का मुख्यालय है कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु शहर में। स्थापना कब हुई थी तो सबको पता होगा, इसरो की स्थापना 1969 ईस्वी में हुआ था और संस्थापक कौन थे, विक्रम साराभाई जी थे। और अध्यक्ष पूछा जाए कि वर्तमान समय में इसरो के अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान समय में इसरो के अध्यक्ष के सिवन है। तो इतनी जानकारी तो सबको पता होती है इसरो के बारे में। तो अब मैं इसरो से जुड़े कुछ एडिशनल फैक्ट के बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ, तो आप लोग इसे नोट भी कर सकते हैं। ठीक, तो इसरो के जो लॉन्च व्हीकल हैं वो कौन कौन से हैं। तो इसरो के पास SLV, ASLV, PSLV, GSLV, GSLV MK3 ये लॉन्च व्हीकल है। तो आप लोग याद रखिएगा, इसरो के पास जो लॉन्च व्हीकल हैं वो कौन कौन से हैं। SLV यानी कि सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। दूसरा जो व्हीकल है इसरो के पास उसका नाम है ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसे ASLV बोलते हैं। तीसरा जो है PSLV बोलते हैं, जिसका पूरा नाम है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और जो चौथा लॉन्च व्हीकल है इसरो के पास उसका नाम है GSLV, जिसका पूरा नाम है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और पांचवा लॉन्च व्हीकल इसरो के पास है GSLV मार्क 3, जिसे बोलते हैं जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3। अब हम लोग बात कर लेते हैं ये सारे के सारे लॉन्च व्हीकल कहाँ से छोड़े जाते हैं, इनके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। तो सतीश धवन स्पेस सेंटर, जो कि आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा शहर में है, यह लॉन्च पैड PSLV और GSLV रॉकेट को लॉन्च करता है। तो आप लोगों को पता चल गया कि ये जो व्हीकल हैं SLV, ASLV, PSLV, GSLV मार्क 3 ये कहाँ से छोड़े जाते हैं, सतीश धवन स्पेस सेंटर, जो कि आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में। दूसरा लॉन्च पैड अभी बन रहा है, जिसके बारे में डिक्लेरेशन हो गया है इसरो के द्वारा। तो दूसरा लॉन्च पैड कहाँ पर बनेगा, तमिलनाडु के कुलशेखरपट्टिनम जिला में खोला जाएगा दूसरा लॉन्च पैड इसरो का। तो आप लोग इतना जानकारी इस प्रश्न से प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में यूक्रेन कुश्ती टूर्नामेंट को किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने जीत लिया है। तो अभी हाल ही में यूक्रेन के कुश्ती टूर्नामेंट को भारत की महिला खिलाड़ी विनेश फोगाट ने जीत लिया है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो देश की स्टार महिला पहलवान विनेश
फोगाट ने शानदार वापसी करते हुए यूक्रेनियन रेसलर्स एंड कोचेस मेमोरियल का फाइनल अपने नाम कर लिया है। इन्होंने बेलारूस की पहलवान और पूर्व विश्व चैंपियन वनेसा कलाजिंस्किया को 10-8 से हराया है। तो आप लोग याद रखिएगा, इन्होंने किसको हराया है? बेलारूस की पहलवान को हराया है। कितने अंतर से हराया है? 10-8 अंतर से हराया है। ठीक, अब दोस्तों यूक्रेन कुश्ती टूर्नामेंट को जीत लिया है विनेश फोगाट ने, तो आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा कुछ और भी खेल से रिलेटेड हुए हैं प्रतियोगिताएं जिसके चैंपियन हुए हैं, उनके बारे में भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। जैसे अभी हाल ही में खो खो फेडरेशन इंडिया द्वारा आयोजित सुपर लीग खो खो चैंपियनशिप 2021 का खिताब जो जीता है वो किसने जीता है? पहाड़ी बिल्लास ने जीत लिया है। पाकिस्तान की पुरुष क्रिकेट टीम 100 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीतने वाली पहली टीम बनी है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। 10वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी प्रतियोगिता को किसने जीत लिया है? ITBP ने जीत लिया है, इसे भी आप लोग याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में सरस आजीविका मेला 2021 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो अभी हाल ही में सरस आजीविका मेला 2021 का उद्घाटन नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा किया गया है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 सही है। नरेंद्र सिंह तोमर जी कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं। इन्होंने ही 26 फरवरी 2021 को नोएडा हाट में सरस आजीविका मेला 2021 का उद्घाटन किया है। अब हम लोग बात कर लेते हैं सरस आजीविका मेला 2021 के बारे में। सरस आजीविका मेला 2021 का आयोजन 26 फरवरी 2021 को शुरू किया गया था और 14 मार्च 2021 को समाप्त होगा। इसका आयोजन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है और इस इवेंट में 27 राज्यों के 300 से अधिक ग्रामीण स्वयं सहायता समूहों और शिल्पकारों ने भाग लिया है। अब दोस्तों सरस आजीविका मेला नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। तो ऐसे कुछ और भी त्यौहार अन्य राज्यों में मनाए गए हैं, उनके बारे में भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। जैसे अगर पूछ लिया जाए कि असम का प्रमुख त्यौहार क्या है, तो असम का प्रमुख त्यौहार है बिहू। पंजाब का प्रमुख त्यौहार अगर पूछा जाए तो पंजाब का प्रमुख त्यौहार है वैसाखी। सिक्किम के प्रमुख त्यौहार की बात करूं तो सिक्किम का जो प्रमुख त्यौहार है उसका नाम है लोसांग। बिहार का प्रमुख त्यौहार छठ पूजा, जो कि सभी लोग जानते हैं। तमिलनाडु के प्रमुख त्यौहार की बात करूं तो तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार पोंगल है। तो आप लोग याद रखिएगा सरस आजीविका मेला कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? तो सरस आजीविका मेला आयोजित किया जा रहा है नोएडा में। ठीक, आप लोग याद रखिएगा जो सरस आजीविका मेला है इसे कहाँ आयोजित किया जा रहा है? नोएडा हाट में आयोजित किया जा रहा है, तो आप लोग याद रखिएगा इसे। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में भारत के किस शहर को स्पोर्ट्स सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा? तो अभी हाल ही में भारत के अहमदाबाद शहर को स्पोर्ट्स सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 3 सही है। जो देश की पहली स्पोर्ट्स सिटी के तौर पर गुजरात के शहर अहमदाबाद को विकसित किया जा रहा है, तो आप लोग याद रखिएगा। अब यहाँ बात किया गया भारत के किस शहर को स्पोर्ट्स सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है? अहमदाबाद शहर को विकसित किया जा रहा है, जो कि गुजरात राज्य में है। और गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री के अगर बात करूं तो गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी जी, सबको पता है। अब मैं बात कर लेता हूं, अभी कुछ और भी चीज़ भारत में हुए हैं जो कि पहले रूप में हुए हैं। जैसे पूछा जाए अगर भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ पर खोला जा रहा है, तो ऐसे कुछ अभी करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे जा रहे हैं आने वाले एग्जाम में। तो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं कि भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क गुजरात में ही बनाया जा रहा है। इसी प्रकार फाइटर प्लेन की लैंडिंग टेक ऑफ के लिए एक्सप्रेसवे पर दो एयर स्ट्रिप के साथ भारत का पहला राज्य कौन बना है? उत्तर प्रदेश बना है। तो आप लोग याद रखिएगा इस फैक्ट को। फाइटर प्लेन की लैंडिंग
टेक ऑफ के लिए एक्सप्रेसवे पर 2 एयर स्ट्रिप के साथ पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना है। 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस परेड में फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर कौन बनी थी? भावना कांत। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। कोविड-19 वैक्सीन पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में दोस्तों। तो पहले भारतीय कौन थे? मनीष कुमार जी थे। भारत का पहला एथेनॉल प्लांट कहाँ पर खोला गया है? तो भारत का पहला एथेनॉल प्लांट छत्तीसगढ़ में स्थापित किया गया है। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। भारत के किस शहर को स्पोर्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है? अहमदाबाद शहर को। अगर पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ पर खोला जाएगा? गुजरात में खोला जाएगा। 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस परेड में फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर कौन बनी थी? तो भावना कांत बनी थी। तो ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं आने वाले एग्जाम में, तो आप लोग तैयारी किए रहना एग्जाम की। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में विकास सिंह जी को नियुक्त किया गया है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव में सीनियर एडवोकेट विकास सिंह प्रेसिडेंट निर्वाचित हुए हैं। सीनियर एडवोकेट प्रदीप कुमार राय को वाइस प्रेसिडेंट चुना गया है, जबकि AK प्रसाद को सेक्रेटरी चुना गया है। तो आप लोग याद रख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं विकास सिंह। इसके अलावा अगर बात करूं तो प्रदीप कुमार को वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है, जबकि AK प्रसाद को सेक्रेटरी बनाया गया है। इसके अलावा मैं आप लोगों को और कुछ अपॉइंटमेंट के बारे में बता दे रहा हूं जो अभी हाल ही में हुई हैं, जो अभी हाल ही में नियुक्तियां हुई हैं उनके बारे में। जैसे प्रदीप कुमार जोशी को अभी हाल ही में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि UPSC के अध्यक्ष बनाए गए हैं। अगर बात करें राष्ट्रीय कैडेट कॉर्प्स यानी कि NCC के नए महानिदेशक अभी हाल ही में तरुण कुमार जी बनाए गए हैं। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष अभी हाल ही में वर्षा जोशी बनी हैं। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त S वर्धन सिन्हा को बनाया गया है। ये आप लोग याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में विश्व शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया गया? तो अभी हाल ही में विश्व शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को मनाया गया, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो अभी हाल ही में विश्व शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को मनाया गया है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो 1 मार्च को विश्व स्तर पर शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को महिलाओं और लड़कियों द्वारा भेदभाव और असमानता को चुनौती देने के लिए मनाया जाता है। और इस दिवस को मुख्य उद्देश्य जो है मनाने का, उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना और उनके सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, यही इसका उद्देश्य है इस दिवस के मनाने का। शून्य भेदभाव दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है, पता चल गया। क्या उद्देश्य है? महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना और उनके सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। और यह दिवस हर साल 1 मार्च को मनाया जाता है। ठीक, अब फरवरी महीने में कुछ और भी महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए थे, तो मैं आप लोगों को रिवाइज करा दे रहा हूँ फटाफट। तो 2 फरवरी को मनाया गया था विश्व आर्द्रभूमि दिवस। अगर इसकी थीम पूछ लिया जाए तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस की थीम थी वेटलैंड्स एंड वाटर। 4 फरवरी को विश्व कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया था। विज्ञान में महिलाओं व बालिकाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 11 फरवरी को मनाया गया था। अगर बात करें तो 13 फरवरी को एक दिवस मनाया गया था विश्व रेडियो दिवस, तो आप लोग याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की बात करूं तो इसे 21 फरवरी को मनाया गया था। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस अभी हाल ही में 28 फरवरी को मनाया गया था, तो आप इसे याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने घर घर राशन योजना की शुरुआत की है? तो अभी हाल ही में दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश ने घर घर राशन योजना की शुरुआत की है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो अभी हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने घर घर राशन योजना को शुरू किया है।
अब लोगों को राशन की दुकान पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस योजना के तहत अब लोगों को घर तक राशन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। और इस योजना को शुरू किया गया है दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा। तो अगर दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल जी हैं। कभी कभी पूछा जाता है एग्जाम में, दिल्ली की पहली महिला शासिका का नाम क्या है? तो दिल्ली की पहली महिला शासिका का नाम रजिया सुल्तान है, आप लोग याद रखिएगा। अब यहाँ पर योजना की शुरुआत हुई है दिल्ली में, तो ऐसे कुछ और भी योजना की शुरुआत हुई है, उनके बारे में भी मैं आप लोगों को फटाफट रिवाइज करा देता हूँ। अगर पूछ लिया जाए चाय बगीचा धन पुरस्कार योजना कहाँ पर शुरू किया गया था, तो इस योजना को असम राज्य की सरकार ने शुरू की थी। फेडरल बैंक ने बच्चों के लिए फेड फर्स्ट बचत खाता योजना को शुरू किया था, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। किसके द्वारा शुरू किया गया था? फेडरल बैंक के द्वारा फेड फर्स्ट बचत खाता योजना शुरू किया गया था। उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने अभी हाल ही में भोग योजना को शुरू किया है, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश की राज्य की सरकार ने भूमि की धोखाधड़ी को रोकने के लिए सभी जमीनों को 16 अंकों का यूनिकोड देने की योजना एक शुरू की है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। इससे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया। देश की पहली चिकित्सा शिक्षा छात्र बीमा योजना को कहाँ शुरू किया गया है? मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है, तो आप लोग याद रख सकते हैं। अगर बात किया जाए आशीर्वाद योजना की, तो मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना मध्य प्रदेश में ही शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में हीरो इंडियन वीमेन लीग 2020-21 की मेज़बानी कौन सा राज्य कर रहा है? तो अभी हाल ही में हीरो इंडियन वीमेन लीग 2020-21 का मेज़बानी उड़ीसा राज्य कर रहा है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो अभी हाल ही में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के आगामी हीरो इंडियन वीमेन लीग 2020-21 के संस्करण को उड़ीसा में आयोजित किया जा रहा है, और यह IWL का 5वां संस्करण है, जो भारत में शीर्ष श्रेणी की वीमेन लीग है। उड़ीसा सरकार ने AIFF का रणनीतिक साझेदार है, क्योंकि यह विभिन्न पुरुष और महिला वायु वर्ग की टीमों का आवश्यक बुनियादी ढांचा प्रदान करती है। अब दोस्तों, ये वीमेन लीग 2020 की मेज़बानी उड़ीसा कर रहा है, तो उड़ीसा राज्य के बारे में हमें पता होना चाहिए। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी हैं, जो कि बीजू जनता दल पार्टी के हैं, और उड़ीसा के गवर्नर सबको पता होगा कौन है? गणेशी लाल जी हैं। मुख्य न्यायाधीश है S मुरलीधर, तो उड़ीसा के मुख्य न्यायाधीश का नाम है S मुरलीधर। अगर उड़ीसा की लोकसभा सीट की बात करूं, तो उड़ीसा की लोकसभा में 21 सीटें हैं, राज्यसभा में केवल 10 सीटें हैं। विधानसभा की बात करूं तो विधानसभा में 147 सीटें हैं उड़ीसा राज्य में। तो उड़ीसा राज्य से आप लोगों को कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं दोस्तों। तो जैसे आप लोगों को पता होगा, उड़ीसा में व्हीलर द्वीप था, जिसका अब नाम चेंज करके अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है, तो इसे आप लोग याद कर सकते हैं। भारत का सबसे लंबा बांध की बात किया जाए, तो भारत का सबसे लंबा बांध क्या है? हीराकुंड बांध है, तो यह उड़ीसा राज्य में ही स्थित है, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चिल्का झील का नाम आप लोग सुने होंगे, जो कि भारत की सबसे बड़े खारे पानी की झील है, यह भी भारत के उड़ीसा राज्य में ही स्थित है। तो अब यहाँ पर खेल प्रतियोगिता की बात हुई है दोस्तों, तो अभी हाल ही में जो आगामी टॉप 5 प्रतियोगिताएं हैं, उनके बारे में मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। जैसे 2023 में होने वाला हिंद महासागर द्वितीय खेल कहाँ पर होगा? मेडागास्कर में होगा। 2023 में होने वाला हिंद महासागर द्वितीय खेल मेडागास्कर में होगा। 2021 में होने वाला 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक टोक्यो जापान में होगा। 2024 में होने वाला 24वां शीतकालीन ओलंपिक कहाँ पर होगा? तो 2024 में जो शीतकालीन ओलंपिक होगा, ये चीन के बीजिंग शहर में खेला जाएगा। और 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ खेला जाएगा? जापान के टोक्यो शहर में। 2021 में होने वाला 19वां एशियाई खेल कहाँ पर होगा? चीन में होगा, तो आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन नियुक्त हुए हैं? तो अभी हाल ही में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में
मातम वेंकट राव को नियुक्त किया गया है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2 सही है। अब दोस्तों यहाँ पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बात किया गया, जो कि भारत की एक बैंक है जिसकी स्थापना 1911 ईस्वी में हुआ था और मुख्यालय है मुंबई के महाराष्ट्र के मुंबई शहर में। और एमडी और सीईओ अभी हाल ही में मातम वेंकट राव को ही बनाया गया है। अब मैं कुछ बैंकों के और एमडी और सीईओ के नाम बता देता हूं आपको। अगर पूछ लिया जाए बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी एंड सीईओ कौन है, संजीव चड्ढा हैं। पंजाब एंड सिंध बैंक के एमडी एंड सीईओ का नाम है एस कृष्णन। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के एमडी एंड सीईओ हैं जे वेंकटरमू। एचडीएफसी बैंक के एमडी एंड सीईओ हैं शशिधर जगदीशन। करूर वैश्य बैंक के एमडी एंड सीईओ हैं वी रमेश बाबू। तो आप लोग इसे याद रख सकते हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एमडी एंड सीईओ बने हैं मातम वेंकट राव। बैंक ऑफ बड़ौदा के हैं संजीव चड्ढा। पंजाब एंड सिंध बैंक के हैं एस कृष्णन। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के हैं जे वेंकटरमू। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में नो द एंटी नेशनल्स पुस्तक लॉन्च हुई है, तो यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, इसे आप लोगों को बताना है। तो अभी हाल ही में नो द एंटी नेशनल पुस्तक को लॉन्च किया गया है। तो इस पुस्तक को RSN सिंह के द्वारा लिखी गई है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 सही है। अब यहाँ पर एक नाम है H जयशंकर। अगर पूछ लिया जाए S जयशंकर भारत के कौन हैं, तो S जयशंकर भारत के विदेश मंत्री हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए। उर्जित पटेल का भी नाम आप लोग सुने होंगे। उर्जित पटेल कौन थे, भारत के भूतपूर्व RBI के गवर्नर रह चुके हैं उर्जित पटेल। इनके इस्तीफा के बाद कौन बना है, शक्तिकांत दास बने हैं भारत RBI के गवर्नर, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया, तो इस प्रश्न का आंसर आप लोगों को देना है दोस्तों। अगर इस प्रश्न का आंसर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ये रहा आज के करंट अफेयर्स का कंप्लीट वीडियो। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग दिस वीडियो।